लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती है। शुरुआत उस खबर से जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया के बड़े अखबार और मीडिया मंच एक सुर में चिंता जता रहे हैं। इजराइल का गाजा पर कब्जा। बीबीसी लिखता है ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नफरत और असुरक्षा की एक स्थायी विरासत बन सकता है। अल जजीरा के शब्द और कठोर हैं। उनके मुताबिक ये कब्जा गाजा के लोगों के जीने के बुनियादी हक पर सीधा हमला है, जहां भूख, बेघरपन और डर अब रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो रहे हैं। द गार्जियन इसे एक ऐतिहासिक भूल कहता है जो इजराइल को अंतहीन युद्ध और वैश्विक अलगाव की ओर धकेलेगी। न्यूयॉर्क मैगजीन का मानना है ये पल एक मानवीय मोड़ है, जब दुनिया भर में यहाँ तक कि वो देश और अखबार भी जो पहले चुप थे, अब भूख, कुपोषण और बच्चों के दर्द की तस्वीरें देखकर बोलने लगे हैं। भारत में दैनिक भास्कर और अन्य अखबारों ने चेतावनी दी है। ये संकट न सिर्फ मध्य पूर्व को बल्कि ऊर्जा बाजार और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर सकता है। मीडिया का निष्कर्ष साफ है, ये रास्ता सुरक्षा या स्थायी जीत का नहीं, बल्कि खून, आंसू और अंतहीन अस्थिरता का है। अब रुख अमेरिका की ओर, जहां वॉशिंगटन पोस्ट बताता है कि देश की वॉल स्ट्रीट और आम जनता के जीवन के बीच कैसे खाई बढ़ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि वॉल स्ट्रीट यानी शेयर बाजार और मेन स्ट्रीट यानी आम लोगों की जिंदगी के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। एक तरफ स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छू रहा है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, तो दूसरी तरफ आम अमेरिकियों की जेब पर ट्रंप प्रशासन की नई टैरिफ नीतियां सीधा बोझ डाल रही हैं। लिबरेशन डे के नाम पर 60 से ज्यादा देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगा दिए गए हैं, जिससे सरकार को अरबों डॉलर मिल रहे हैं, लेकिन इसका असर आम लोगों तक महंगी चीजों के रूप में पहुंचेगा। अखबार साफ कहता है ये नए टैक्स गरीब और मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा चोट करेंगे, क्योंकि रोजमर्रा का सामान, खासकर खाने पीने की चीजें, पहले से ही महंगी हैं और लोग किस्तों पर खरीदने लगे हैं। लेख ये भी बताता है कि बाजार इन आर्थिक खतरों को नजरअंदाज कर रहा है, जबकि हकीकत ये है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, विकास दर गिर रही है और कंपनियां जैसे कैटरपिलर खुलकर कह रही हैं कि टैरिफ से उनका मुनाफा अरबों डॉलर घटेगा। फिर भी एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीदें शेयर कीमतों को सहारा दे रही हैं। लेख में ट्रंप की फ्लैशी व्यापारिक डील्स पर सवाल उठाया गया है, जिनके पीछे ठोस समझौते नहीं, बस हाथ मिलाना और बड़े बड़े वादे हैं जो अक्सर अवास्तविक होते हैं। आखिर में संपादकीय चेतावनी देता है कि बाजार फिलहाल शांत दिख रहा है, लेकिन आगे चॉपी वाटर्स यानी उथल पुथल तय है। अगर टैरिफ का असर पूरी दुनिया पर सामने आया तो अस्थिर देश बिगड़ गई, तो आम लोगों पर महंगाई और बाजार पर गिरावट दोनों का खतरा मंडराएगा। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में चेतावनी दी गई है कि ब्रिटेन का नया ऑनलाइन सेफ्टी ऐप बच्चों की सुरक्षा के नाम पर इंटरनेट पर बड़े पैमाने पर सेंसरशिप का रास्ता खोल रहा है। लेखक का कहना है कि कानून का मकसद दिखने में तो अश्लील या हानिकारक कंटेंट बच्चों से बचाना है, लेकिन असल में इसके असर से हर उम्र के यूजर्स पर निगरानी बढ़ जाएगी, प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और बहुत सा वैध व जरूरी कंटेंट भी ब्लॉक हो जाएगा। लेख बताता है कि इस कानून के लागू होते ही ब्रिटेन में मीम्स, गाने, गेम मोड्स, राजनीतिक पोस्ट, यहाँ तक कि कुछ न्यूज रिपोर्ट्स और विकिपीडिया का कंटेंट तक ब्लॉक होने लगा है। वजह यह है कि प्लेटफॉर्म्स को डर है कि कहीं कोई चीज गैर अनुपालन ना मानी जाए, इसलिए वो जरूरत से ज्यादा कंटेंट हटा रहे हैं। इसका नतीजा है इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की विविधता और आजादी घट रही है। लेख चेताता है कि ऐसी एज वेरिफिकेशन वाली पॉलिसी सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका सहित कई देश इस तरह के कानून बना रहे हैं। इस प्रक्रिया में सभी यूजर्स को अपनी पहचान और बायोमेट्रिक डेटा देना होगा, जिससे सरकार और बड़ी टेक कंपनियां हर ऑनलाइन गतिविधि को ट्रैक कर सकेंगी। ये डेटा हैक या दुरुपयोग भी हो सकता है।
लेखक का साफ कहना है ये कानून बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा कंट्रोल और सेंसरशिप का जरिया है। एक बार ये ढांचा खड़ा हो गया तो इंटरनेट की खुली और आजाद प्रकृति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इसलिए लोगों को चाहिए कि इन चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी के नाम पर आने वाले कानूनों का विरोध करें, वरना आने वाले वक्त में इंटरनेट पर सिर्फ सरकार मान्य सैनिटाइज कंटेंट ही बचेगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख कहता है कि हॉलीवुड यानी अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री में पहले माहौल कुछ और था, अब कुछ और हो रहा है। कुछ साल पहले तक यहाँ फिल्म बनाने वाले लोग कहानियों में अलग अलग रंग, जाति, लिंग और सोच के लोगों को जगह देने लगे थे। इसे वोक ट्रेंड कहा गया, मतलब ज्यादा जागरूक और बराबरी का संदेश देने वाला सिनेमा। लेकिन अब हवा बदल रही है। बड़े बड़े स्टूडियो चुपचाप इस वोक ट्रेंड को पीछे कर रहे हैं और फिर से पुरानी तरह की फिल्में बनाने लगे हैं, जहां ज्यादातर गोरे हीरो हीरोइन हो, ग्लैमर ज्यादा हो और पुरानी हॉलीवुड वाली चमक दमक दिखे। लेख कहता है ये बदलाव सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि पूरे माहौल में आ रहा है। पहले नई फिल्म टीमों में ऐसे लोगों को जगह देने की कोशिश होती थी जो अलग पृष्ठभूमि से आते हों, जैसे अश्वेत लेखक, महिला निर्देशक या LGBTQ समुदाय के लोग। अब ये जोर कम होता दिख रहा है। इस बदलाव के पीछे राजनीति, बॉक्स ऑफिस की कमाई और दर्शकों की पसंद सब मिलकर काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये एंटी वोक यानी पुराने स्टाइल पर लौटने वाला दौर लंबे समय तक चलेगा या ये भी कुछ साल का नया ट्रेंड है? अल जजीरा में प्रकाशित लेख में कश्मीर में हाल ही में लगी किताबों पर पाबंदी को लेकर चिंता जताई गई है। लेख बताता है कि प्रशासन ने 25 मशहूर लेखकों, पत्रकारों और विद्वानों की किताबें ये कहते हुए बैन कर दी हैं ये युवाओं को गुमराह करती हैं और हिंसा भड़काती हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है ये बच्चों को बचाने या हिंसा रोकने के लिए नहीं, बल्कि अकादमिक आजादी और आलोचनात्मक आवाजों को दबाने की कोशिश है। लेख में बताया गया है कि जिन किताबों पर रोक लगी है उनमें कश्मीर के इतिहास, मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक वादा खिलाफी और आंदोलन के बारे में गहराई से लिखा गया है। इनमें अरुंधति रॉय, हफ्सा कंजवाल, अनुराधा भसीन, AG नूरानी जैसे नाम शामिल हैं। इन पुस्तकों में कश्मीर के विभाजन से लेकर 2019 में धारा 370 हटाने तक के राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र है और यही बात सरकार को नागवार लग रही है। लेख ये भी याद दिलाता है कि कश्मीर में सेंसरशिप कोई नई बात नहीं है। पहले अखबारों पर रोक, इंटरनेट पर बंदी, पत्रकारों की गिरफ्तारी और अब किताबों पर हमला। आलोचकों के मुताबिक ये स्मृति पर हमला है, लोगों की सामूहिक यादों और इतिहास को मिटाने की कोशिश है। कई लेखकों ने कहा है कि सरकार आलोचना को हिंसा का समर्थन बताकर असहमति को दबाना चाहती है। इससे आने वाले समय में प्रकाशक और लेखक कश्मीर पर कोई आलोचनात्मक किताब छापने से डरेंगे। शोधकर्ता भी मानते हैं कि इस तरह के बैन से आने वाली पीढ़ी को सच्चा और पूरा इतिहास जानना मुश्किल हो जाएगा। लेख का संदेश साफ है, ये कदम सिर्फ किताबों पर रोक नहीं बल्कि विचारों, सवाल पूछने की आजादी और इतिहास की यादों पर सीधा हमला है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कश्मीर का साहित्यिक और ऐतिहासिक खजाना धीरे धीरे गायब हो जाएगा और लोगों तक सिर्फ वही कहानी पहुंचेगी जो सत्ता चाहती है। और आखिर में इंडियन एक्सप्रेस में पवन खेड़ा ने भारतीय चुनावों में पारदर्शिता के गिरते स्तर की बात उठाई है। पवन खेड़ा लिखते हैं कि अगर चुनाव कराने वाली संस्था ही निष्पक्ष ना रहे तो लोकतंत्र का असल मतलब खत्म हो जाता है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोप का हवाला दिया कि बेंगलुरु के महादेवपुरा सीट पर 1 लाख से अधिक फर्जी वोट जोड़कर नतीजे बदले गए और इसमें चुनाव आयोग की मिलीभगत रही। मतदाता सूची में मृत या अस्तित्वहीन नाम, डुप्लीकेट वोटर्स और धुंधली तस्वीरें शामिल हैं, जो चुनाव की विश्वसनीयता पर सीधे सवाल हैं। खेड़ा का कहना है कि जब एक सीट में इतना घोटाला हो सकता है तो बाकी जगह सफाई की गारंटी नहीं है। वो देश भर की वोटर लिस्ट को डिजिटल और मशीन रीडेबल बनाने, CCTV फुटेज सुरक्षित रखने और निष्पक्ष ऑडिट की मांग करते हैं। लेकिन आयोग डेटा और रिकॉर्ड तक पहुंच मुश्किल बना रहा है। अब ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस का नहीं, नागरिक, पत्रकार और तकनीकी विशेषज्ञ भी जांच में जुट गए हैं। लेख का निष्कर्ष ये हर भारतीय के वोट के अधिकार की लड़ाई है, जिसे सुरक्षित रखना
जरूरी है। आज का अखबार में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार।